हेलो, नमस्कार साथियों, नमस्कार विद्यार्थियों। मैं एसपी सर और आप देख रहे हैं बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल। विद्यार्थियों, हमारे चैनल पर सभी विद्यार्थियों का प्यार भरा नमस्कार, अभिनंदन। एक बार हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एजुकेशन चैनल है और न्यूज़ चैनल है। और आज हम एक करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं बायोलॉजी का जो पेपर हुआ था आज विद्यार्थियों, और उस पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं जो 1 अप्रैल 2023 को हो गया है। और सभी विद्यार्थियों के बायोलॉजी के अंदर अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों के एग्ज़ाम भी पूर्ण हो गए हैं। तो हम तो यही कहना चाहते हैं सभी विद्यार्थियों के अच्छा पेपर हुआ होगा। आशा और अपेक्षा दोनों के साथ आपका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा और आप उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे। और जस्ट ही आपका रिजल्ट आने वाला है, आ जाएगा, नहीं आने वाला है तो आप के रिजल्ट के अंदर अच्छे मार्क्स आए, अच्छे मेरिट बने। लेकिन विद्यार्थियों, आज का जो पेपर है आपके मन में सवाल है कि इसकी आंसर की क्या होनी चाहिए, कौन से प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, तो उस के बारे में समझेंगे। आप 15-20 मिनट इस क्लास को हमारे साथ जुड़ जाइए और हम पूरे पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थियों को पुनः एक बार मैं एसपी सर अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, यदि बात करें आज के पहले क्वेश्चंस की, तो आपका सेक्शन ए, उसमें पहला क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन संरचनाएं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन हाइड्रा आयर। विद्यार्थियों कि अलैंगिक जनन के अंदर जो विधि होती है, तो हाइड्रा के अंदर कौन सी विधि होती है? तो विद्यार्थियों, इसके अंदर हाइड्रा के अंदर जो पहला ऑप्शन है कलिका, वो विधि इसके अंदर होती है। जनन कौन सा होता है? कलिका विधि द्वारा होता है। जिस विद्यार्थी ने ये ऑप्शंस कलिका वाला किया है उनका श्योर है 1 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों कि यौन संचारित रोग का उदाहरण नहीं है। विद्यार्थियों, यौन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचरित रोग का उदाहरण का मतलब है कि ऐसे रोग जो यौन संबंधित से नहीं हो। इसमें सुजाक, गनेरिया ये तो है, सिपिलिस ये भी है और क्लेमीडिया ये भी है। तो ये तीनों तो आपके आंसर नहीं होंगे। जो कैंसर होगा वो विद्यार्थियों नहीं होता है। कैंसर हमेशा एक आनुवंशिकी असामान्यता के कारण होता है, ठीक है ना। तो इसका उदाहरण आपका राइट यह रहेगा, कैंसर। जिसने कैंसर किया उसका 1 नंबर श्योर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवंशिकी कूट जो मेथिओनिन का कूट लेखन करता है। विद्यार्थियों, इसके अंदर जेनेटिक्स कूट पूछा है और वो भी मिथेनोनिन का कूट। अब इसमें आपने देखा होगा प्रारंभिक भी कूट होते हैं, मध्य कूट होते, कुल 64 कूट होते हैं, कोड होते हैं। तो इसमें जिसका आंसर AUG कोड, AUG जिसने कोड किया है उसका 1 नंबर पक्का मानो। अगला क्वेश्चन कि लसिकाब अंग का उदाहरण है, मतलब लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन सा बना है? तो विद्यार्थी, इसमें थाइमस ग्लैंड्स है, वो आपका लसिकाब अंग से बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सूक्ष्म जिसका उपयोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। विद्यार्थियों, बायो फर्टिलाइजर का मतलब होता है कि ऐसे जो जैविक निषेचन क्रिया या खाद के रूप में जो अंकुरित पौधा अंकुरित होता है उस समय इसका उपयोग लेते हैं। तो इसमें किसका उपयोग करते हैं? ट्राइकोडर्मा या पेनिसिलियम नोटेटम या फिर साइनोबैक्टीरिया। बिल्कुल विद्यार्थियों, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम बोल सकते हैं नील हरित शैवाल जीवाणु, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका अगला आता है छठा क्वेश्चन आता है विद्यार्थियों, छठा क्वेश्चन आता है आपके एंजाइम जो डीएनए को खंडों में काटने का काम करता है। एक ऐसा एंजाइम, डीएनए होते हैं और डीएनए के क्रियात्मक फंक्शनली कुछ ऐसे आपके टुकड़े होते हैं, उनको काटने का काम करने का काम आपका होता है। इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या फिर हम कह सकते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। जिसने ये राइट किया उसका 1 नंबर श्योर हो जाएगा विद्यार्थियों। अब ये कह रहे हैं कि कौन सा, अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रोटीन जीन क्रई मक्का सेदक को नियंत्रित करता है? क्रई मक्का सेदक
जो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसमें विद्यार्थियों फर्स्ट एसी या सेकंड एबी या सेकंड एसी या फिर फर्स्ट एबी, तो जिसने फर्स्ट एबी किया है उसका एक नंबर श्योर हो जाएगा विद्यार्थियों, कोई इसमें डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह कह रहा है कि स्वस्थाने जैव विविधता संरक्षण का उदाहरण है, मतलब इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। विद्यार्थियों ये दो प्रकार की होती है, एक होती है इन सीटू और एक होती है एक्स सीटू। तो इन सीटू का अंदर होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर उसको कह सकते हैं कि वन्य जीव अभ्यारण्य। जिस विद्यार्थी ने ए ऑप्शन राइट किया है उनको एक नंबर श्योर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से, कंफ्यूज करने वाला है, कई विद्यार्थियों ने इसको बता रहे हैं गलत किया, लेकिन है सिंपल, बट सवाल को पढ़ना। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य उदाहरण क्या है? तो विद्यार्थियों आपने तो शायद CO2 ही पढ़ा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन विद्यार्थियों यहाँ पर यह कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, यहाँ पर है आपका नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन और ऑक्सीजन। तो विद्यार्थियों कार्बन मोनोऑक्साइड आया, कई विद्यार्थियों ने ये कार्बन मोनोऑक्साइड का, लेकिन नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड से पहले मुख्य उदाहरण में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद 11% की मात्रा आपकी मीथेन की होती है। किसकी होती है? मीथेन की होती है। तो इसमें ये राइट होगा। कुछ विद्यार्थियों ने ये किया तो विद्यार्थियों गलत है, याद रखना, यहाँ CO है न कि CO2 है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, बहुत ही अच्छे है, इसमें ध्यान देना। यह कह रहा है कि पोम धूप या गुणिता होती जिसमें खालिस्तान क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या कितनी है और वो किस टाइप का है? तो विद्यार्थियों ये अगुणित है। कौन है? अगुणित, जिसने इसमें लिखा है अगुणित एप्लॉइड, ठीक है ना। और गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। अगला क्वेश्चन कि मधुमेह के लिए उपयोग में लाए जाने वाले इंसुलिन हार्मोन्स, आपने देखा भी होगा इंसुलिन हार्मोन भी होता है, जानवरों व सूअरों को मार कर उनके अंग से निकाला, कौन सा ऐसा अंग है? तो विद्यार्थियों इसमें आपका जो होगा वो अग्नाशय होगा। क्या होगा? अग्नाशय। जिसने ये किया है उसको एक नंबर किसी भी तरीके से मिल जाएगा यदि अग्नाशय लिखा है तो। अगला क्वेश्चन, जैव मात्रा के उत्पादन की दर को प्रोडक्टिविटी कहते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं उत्पादकता। क्या कह सकते हैं? उत्पादकता। जिसने प्रोडक्टिविटी लिखा है, उत्पादकता लिखा है, उसको विद्यार्थियों एक नंबर श्योर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2002 में साउथ अफ्रीका के सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन हुआ। इको एनवायरमेंटल का क्वेश्चन है कि कहाँ पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक शिखर सम्मेलन हुआ था। तो विद्यार्थियों याद रखना वो आपका स्थान है जोहान्सबर्गर, ठीक है ना, जोहान्सबर्गर वो एक आपका स्थान है। विद्यार्थियों ये एक आपको मालूम होना चाहिए कि हीरे और सोने की खान भी यहाँ पर अधिकतर बताते हैं, सोना चांदी यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। वन शॉर्ट शब्द आपके आगे हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, 1-2 लाइन करनी है, ज़्यादा पूछा ही नहीं है, और प्रत्येक 1 नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है विद्यार्थियों कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, कि बाह्य निषेचन को परिभाषित कीजिए। विद्यार्थियों याद रखना बाह्य निषेचन का मतलब है कि किसी भी जीव का नर व मादा युग्मक, नर व मादा युग्मक दोनों ही मादा के बाहर या गर्भ के बाहर निषेचन करते हैं, उसे विद्यार्थियों बाह्य निषेचन कहते हैं। और बाह्य निषेचन की बात करें तो जैसे जलीय जीव अपने अंडे को, शुक्राणु अंडाणु को बाहर विसर्जित कर देते हैं, और इसमें यदि उदाहरण की बात करें तो मेढक इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। अगला देखना विद्यार्थियों, जिप्ट का पूरा नाम लिखिए, फुल फॉर्म पूछिए विद्यार्थियों, जिप्ट फुल फॉर्म पूछिए कि जिप्ट क्या होता है। तो विद्यार्थियों याद रखना जिप्ट का मतलब होता है जाइगोट
जाइगोट इंट्रा फ्लोपियन ट्रांसफर, ठीक है ना। जिस विद्यार्थी ने यह कर लिया है उसको 1 नंबर पक्का मिल जाएगा, जाइगोट इंट्रा फ्लोपियन टेस्ट ट्रांसफर, ठीक है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि जीनोटाइप्स आर वाले बीजीए पादप का फिनोटाइप्स होगा। विद्यार्थियों फिनोटाइप्स का मतलब होता है लक्षण प्ररूप। आपने देखा होगा कि जब आर दोनों कैपिटल होते हैं तो विद्यार्थियों प्रभावी होता है। क्या होता है? प्रभावी होता है। और जब दोनों जैसे आर इसमें दोनों वाई स्मॉल है तो ये आपका क्या होगा विद्यार्थियों? अप्रभावी होगा। क्या होगा? अप्रभावी। जब प्रभावी गोल है, ठीक है ना, और इसका दूसरा जो आपका रंग होगा वो पीला होगा, यानी वो वाई में कैपिटल में होता है, ठीक है ना, लेकिन ये स्मॉल में है तो यहाँ पर गोल और हरा, जिसको हम कह सकते हैं राउंड एंड ग्रीन। जिसने ये लिखा है उसको 1 नंबर श्योर मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो पारजीवी जंतु क्या है। पारजीवी जंतु का मतलब होता है विद्यार्थियों, एक होता है आपके परजीवी। क्या होता है? परजीवी। अब लेकिन यहाँ पर ये पारजीवी जंतु है। क्या है? पारजीवी जंतु। थोड़ा सा हटके विद्यार्थियों किसी ने परजीवी की परिभाषा लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ ट्रांसजेनिक एनिमल्स का पूछा है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का मतलब होता है कि ऐसे जीव जिनके जीन अस्तों द्वारा, किसके द्वारा? अस्तों के द्वारा ट्रांसफर कर देते हैं किसी दूसरे जीव पर। क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। और उससे जो जीन उत्पन्न होंगे वो आपका क्या हो जाएगा? पारजीवी जंतु कहलाते हैं। इसमें यदि उदाहरण की बात करें तो चूहा और खरगोश ये इसमें ट्रांसजेनिक जंतु है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चंस देखना कि एडिनोसिन डीएमिनेज का क्या कार्य है। विद्यार्थियों कई बच्चों ने इसका उत्तर लिखा है कि जब किसी एटीपी से एक अणु का जब निकल जाता है, एटीपी में से एक अणु जब निकल जाता है तो उसे एडिनोसिन डीएमिनेज कहते हैं। लेकिन आपके सिलेबस 12वीं के अंदर इसका उत्तर यह है कि जब इसका प्रतिरक्षा का निर्माण, इम्यूनिटी सिस्टम का क्या होना? मजबूत होना, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना। और प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण के अंदर जो आपके मुख्यतः जो लिम्फोसाइट होती है, ठीक है ना, लिम्फोसाइट्स होती है, उस लिम्फोसाइट्स का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। याद रखना विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आपका है कि न्यूक्लियोसाइड के घटकों का नाम बताइए। न्यूक्लियोसाइट इसमें 2 आते हैं, एक न्यूक्लियोसाइट और एक आता है न्यूक्लियोटाइड। तो विद्यार्थियों जो न्यूक्लियोसाइट है उसके अंदर 2 घटक होते हैं, जबकि न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसके अंदर 3 घटक होते हैं। तो इसमें 2 घटक कौन कौन से होते हैं? तो विद्यार्थियों एक तो आपका नाइट्रोजनी क्षारक। कौन से होते हैं? नाइट्रोजनी क्षारक होता है जिसमें 3 घटक, ठीक है ना। अब दूसरा इसमें आपका है पेंटोज शर्करा। कौन सी शर्करा? पेंटोज शर्करा। ये दोनों घटक होते हैं, ये आपके किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर होते हैं। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड आता तो विद्यार्थियों तीसरा जुड़ जाता फॉस्फेट। क्या जुड़ जाता? फॉस्फेट जुड़ जाता, ठीक। लेकिन यहाँ पर केवल न्यूक्लियोसाइड्स पूछा है तो आप इसका उत्तर ये देना, ठीक है। अगला देखो विद्यार्थियों कि ध्रुवीय समुद्र में पाई जाने वाली सील में पाए जाने वाला एक अनुकूलन लिखिए। जब ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले सील में पाए जाने वाला, तो सील में पाए जाने वाले मुख्य इसमें एक ही लक्षण पूछा है। तो विद्यार्थियों एक अनुकूल इसके क्या होता है कि इनके शरीर पर एक मोटी वसा युक्त परत होती है। शरीर पर क्या होती है? शरीर पर मोटी वसा युक्त परत होती है, ठीक है ना। मोटी वसा युक्त परत होती है और इस परत का काम होता है ये ऊष्मारोधी होती है। क्या होती है विद्यार्थियों? ऊष्मारोधी होती है।
और ऊष्मारोधी होने के साथ ये क्या करती है कि इन जंतुओं को ठंड लगने से या इनकी जो ऊष्मा होती है उनको बाहर निकलने से रोकती है विद्यार्थियों। ये तो इसका हो गया आंसर। अगला 8वां है कि वनोन्मूलन का एक कारण समझाइए। तो वनोन्मूलन का मतलब होता है विद्यार्थियों, यदि वन की भूमि है कि किसी कृषि में कन्वर्ट करनी है तो भी वनों का क्या होता है, नुकसान ही होता है। वनों की भूमि को कृषि में तो इसमें पेड़ पौधे काट लिए जाते हैं। दूसरा इसमें है कि शहरी विकास होना, शहरी विकास होना, या फिर हम कहते हैं कि चारागाह। तो इस स्थिति में क्या होता है, वनोन्मूलन का, डिफोरेस्टेशन का ज्यादा होता है। विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है कि स्त्री जनन के 3 भागों के, स्त्री जनन के 3 भागों के नाम और कार्य लिखिए। विद्यार्थियों स्त्री के मुख्य जनन तो आपने देखे भी होंगे कि अंडा से ओवेरी, अंडा से ओवेरी, दूसरा अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, तीसरा आपका गर्भाशय यूट्रा, और चौथा आपका योनि। ये 4 इसके अंग होते हैं। लेकिन इसका कार्य क्या होता है, अंडाशय से विद्यार्थियों अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अंडाणु का। और दूसरे इसके अंदर हार्मोन्स भी होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये पर मंथ एक अंडाणु का निर्माण होता है। अंडवाहिनी का विद्यार्थियों काम होता है कि इसमें जब फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, उस समय इसकी अनुकूल स्थिति को बनाए रखना। फर्टिलाइजेशन या जनन के दौरान, फर्टिलाइजेशन के दौरान एडिप्टिव या अनुकूलनता बनाए रखना। गर्भाशय का काम होता है कि जब माता गर्भवती होती है तो गर्भवती माता के अंदर जो शिशु भ्रूण बनता है, उस भ्रूण का प्लेसेंटा का जो रोपण होता है वो गर्भाशय के अंदर होता है। क्या होता है, रोपण प्रक्रिया होती है। तो वो किसके कहाँ होती है, गर्भाशय के अंदर होती है। और योनि के अंदर आपको मालूम ही है कि जिसमें शुक्राणु का प्रवेश होता है और ऋतुस्राव का होना, ठीक है ना, वो इसी योनि मार्ग के द्वारा होता है। तो ये इसके एक एक कार्य थे, जिसने ऐसा लिखा उसके नंबर मिल जाएंगे। फिर विद्यार्थियों आता है अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण समझाइए। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब है कि जब किसी भी प्रभावी और अप्रभावी, जब दोनों का संकरण करवाया जाता है, प्रभावी और अप्रभावी, तब न तो प्रभावी के लक्षण प्रकट होते हैं न ही अप्रभावी के होते हैं। तो क्या होता है कि बीच वाला रास्ता, मध्य लक्षण प्रकट होते हैं। तो इसकी जो देने वाले थे वो कोलर कोरेंस थे, और इन्होंने क्या किया कि एक कुत्ता पुष्प लिया या स्वान पुष्प लिया और उसमें देखा कि आपका लाल प्रभावी था और सफ़ेद क्या था, अप्रभावी था। जब उस दोनों के मध्य आर और वाई के मध्य संकरण करवाया तो यहाँ इसको प्राप्त हो गया था आर, मध्य वाला हो गया था RY, और ये न तो लाल था और न ही सफ़ेद था। जो F1 पीढ़ी हुई थी वो मध्यस्थता प्राप्त हुई थी, और वो कैसी हुई थी, गुलाबी रंग की हुई थी। कैसी हुई थी, गुलाबी रंग की। तो कहने का मतलब है न तो प्रभावी था और न ही अप्रभावी। उस स्थिति में जो मध्य लक्षण प्रकट होते हैं ना, उससे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। और उसमें आपका ये कुत्ता, और वैसे आपकी किताब के अंदर है नहीं, वैसे एक ग्लोबोस है, ठीक है ना, तो उसका उदाहरण भी बास का है। लेकिन यहाँ पर आपको कुत्ता पुष्प या स्वान पुष्प का उदाहरण था। तो यही देखना, लाल और सफेद में अभिक्रिया करवाई, सॉरी क्रॉस संकरण करवाया, और वहां पर आपको एक गुलाबी रंग की प्रजाति प्राप्त हो गई। अगला क्वेश्चन देखना, टर्न सिंड्रोम के लक्षणों को समझाइए विद्यार्थियों। बहुत सरल है। टर्न सिंड्रोम क्या है, तो ये विद्यार्थियों टर्न सिंड्रोम होता है, ये महिलाओं के अंदर होता है। किसके अंदर होता है विद्यार्थियों, पहले तो ये देखना कि सबसे पहले टर्न सिंड्रोम है वो महिलाओं में है। टर्न सिंड्रोम, जो टर्न सिंड्रोम है वो महिलाओं के अंदर होता है। अब महिलाओं के अंदर विद्यार्थियों आपको मालूम है कि लिंग गुणसूत्र होते हैं। कौन से होते हैं, लिंग गुणसूत्र होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो लिंग गुणसूत्र का जो इसमें जो अंडाणु होता है विद्यार्थियों वो XX होता है। लेकिन इसमें महिलाओं के अंदर क्या होता है कि एक X होता है, एक X की क्या होती है, त्रुटि होती है, अपूर्ण होता है। इस समय क्या होता है कि महिलाओं के अंदर जो अंडाणु होता है उसका पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है। अंडाणु का विकास नहीं होना, अंडाणु का विकास नहीं होना। दूसरा, हार्मोन्स का स्रावण नहीं होना। ये आपके जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है ना, ये हार्मोन स्रावित नहीं होते हैं। तीसरी है कि वो बांझपन भी हो सकती है। बांझपन, बच्चे पैदा करने में क्या है, असक्षम है। तो ये आपके टर्न सिंड्रोम के लक्षण के द्वारा है, महिलाओं के अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखना विद्यार्थियों,
अगला क्वेश्चन क्या है विद्यार्थियों? अगला क्वेश्चन है कि निडरथल मानव की दिमाग की क्षमता और जीवन शैली के 2 लक्षण लिखिए। निडरथल का मतलब है होमो निडरथल। आज की जो प्रजाति है वो होमो सेपियंस सेपियंस है विद्यार्थियों। हमारी जो आज की जो प्रजाति है उसका वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है ना। अब होमो सेपियंस सेपियंस से पहले जो निडरथल मानव की प्रजाति है उसकी जो इससे पहले वाली जो निडरथल मानव की दिमाग की क्षमता, वहां पर आपको 1400 सीसी दिमाग की क्षमता थी। जीवन शैली के 2 लक्षण क्या है? तो विद्यार्थियों एक तो ये क्या करते हैं कि रीति रिवाज में मिले हुए थे। इनके जो लोग थे ना वो रीति रिवाज और प्रथाओं में चलते थे, रीति रिवाजों में थे, धार्मिक भी थे विद्यार्थियों, ठीक है ना। और दूसरी बात ये क्या करते थे कि मुर्दों को, किसको? मुर्दों को दफनाते थे, मुर्दों को दफनाते थे, याद रखना। और तीसरी यदि और आपको यदि बात याद रखना है तो ये क्या करते थे? शत्रु युद्ध करने के लिए शस्त्र युद्ध में पारंगत थे और शस्त्र उत्पादक में या शस्त्र निर्माण में क्या थे? इनकी दक्षता बहुत ही मजबूत थी। जिस विद्यार्थी ने ये लिखा है उसका डेरा पार है। अगला क्वेश्चन क्या विद्यार्थियों? 1.5 नंबर का है कि एडेप्टिव रेडिएशन विद द एग्जांपल, कि अनुकूली विकिरण को द्वारा उदाहरण द्वारा समझाइए। तो अनुकूली विकिरण विद्यार्थियों क्या है? तो विद्यार्थी ध्यान देना कि जब किसी भी एक प्रजाति होती है और वो प्रजाति जब किसी एक भौगोलिक स्थिति से विभिन्न प्रजातियों के जो विकास का जो क्रम होता है, जब वो एक भौगोलिक स्थिति से जब विभिन्न प्रजातियों से विकास का क्रम जब दूसरे भौगोलिक में जाते हैं तो उसमें अनुकूलता आ जाती है। क्या आ जाती है? अनुकूलता आ जाती है। तो ऐसी स्थिति को हम बोलेंगे अनुकूल विकिरण। अब अनुकूल विकिरण किसने दिया? तो ये डार्विन तथा और फेंस की चोंच, चिड़िया पर एक उदाहरण दिया था। उसने कहा कि जब चिड़िया एक द्वीप के द्वारा दूसरे द्वीप गई, वहां पर पेड़ पौधों को इन्होंने सालों को उसने खाना शुरू किया, तो सालों को तोड़कर तो उसमें से जीव को खाना चाहिए, लेकिन वो जीव को ना खा करके उस सालों को ही खाना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार वो अनुकूलित हो गई और उसमें जो चोंच तोड़ने वाली थी वो चोंच धीरे धीरे क्या हो गई? रूपांतरित हो गई। तो ये इसके मुख्यतः अनुकूल विकिरण का उदाहरण है, जहां पर ऐसे जीव जो एक भौगोलिक से दूसरी भौगोलिक जाते हैं तो उस कर्म के अनुसार उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है, विकास होता है और अनुकूलता आ जाती है। ऐसे को अनुकूल विकिरण कहते हैं। फिर विद्यार्थियों अंत प्रजनन को परिभाषित कीजिए, ठीक है ना। अंत प्रजनन का मतलब होता है इनब्रीडिंग और अंतरजातीय संकरण के लिए उत्पन्न किसी एक पशु का नाम बताइए। विद्यार्थियों अंत प्रजनन का मतलब है कि एक ही नस्ल के जीवों के मध्य क्या करवाना? संकरण करवाना। क्या करवाना? संकरण करवाना। अब एक ही प्रजाति के जीवों के मध्य संकरण किस किस के मध्य? तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि जब हम बात करते हैं एक गाय और एक बेल, गाय और बेल, तो इसमें क्या है कि गाय दुधारू है। गाय कैसी है विद्यार्थियों? दुधारू है। बेल क्या है? बेल सुडूल है या शरीर में क्या है? शरीर मजबूत है, ठीक है ना। अब शरीर मजबूत है तो विद्यार्थियों जब इनके मध्य संकरण करवाएंगे तो संकरण करवाने पर जो नई संतति प्राप्त होगी वो गाय होगी। क्या होगी? तो गाय होगी। तो गाय के अंदर क्या होंगे? दोनों गुण होंगे, दुधारूपन भी होगा और दूसरा उसका शरीर क्या होगा? मजबूत होगा। और यदि बेल होगा तो उसका शरीर भी मजबूत होगा, लेकिन वो जब किसी नई प्रजनन क्रिया करेंगे तो जिस भी संकरण के दौरान उससे प्रजाति गाय वगैरह पैदा होगी तो वो गाय दुधारूपन होगी। तो ये इसका एक उदाहरण था। अगला क्वेश्चन क्या है विद्यार्थियों? अगला क्वेश्चन क्या है कि सुमेलित कीजिए। विद्यार्थियों बहुत सरल है कि लोबिया फूल का पूसा कोमल होता है और फूल गोभी का आपका पूसा सुभरा होता है और मिर्च का आपका भाग होता है पूसा सदाबहार होता है। रोग प्रतिरोध किसमें होती है? अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्रिविरिस्ट के नाम से परिचित सूक्ष्म जीव का नाम बताइए। तो इसका नाम है सेक्रोमाइसीज, ठीक है ना। सेक्रोमाइसीज श्रीविली ये इसका है। और उदाहरण की बात ये, ठीक है ना। और रही बात इसका उपयोग किण्वन करने के लिए, किण्वन जानते भी हो, जो शराब बनाने में काम आता है, शरबत का निर्माण होता है। फिर आता है बीओडी। अगला क्वेश्चन है बीओडी। बीओडी का पूरा नाम है
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है ना। पूरा नाम ये है इसका, जिस विद्यार्थी ने लिखा उसको 1 नंबर मिल जाएगा। और बीओडी और जल जल की बीओडी और जल प्रदूषण या प्रदूषण क्षमता में क्या संबंध है विद्यार्थियों? तो याद रखना विद्यार्थियों, बीओडी और जल प्रदूषण एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं, या कह सकते हैं समानुपाती होते हैं। यदि प्रदूषण बढ़ेगा, बीओडी बढ़ेगा तो प्रदूषण बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा तो बीओडी भी बढ़ेगी। याद रखना विद्यार्थियों, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ेगी। कहने का मतलब है प्रदूषण बढ़ गया तो ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ेगी। आगे दंड विलो के होज बायोटिस्टर का एक नामांकित चित्र है, आगे मैं आपको बता दूंगा। मेरे पास इसका एक डायग्राम है, ये देखो इसका डायग्राम ये है। आपको ये नहीं बनाना था विद्यार्थियों, आपको इसका चित्र, इसका ये बनाना था पास वाला। ये आपको ऑक्सीजन स्थानांतरण के लिए सतह, यहाँ पर बुलबुले प्रभावी तरीके ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या होता है गैस सरोवर होता, तो ये आपको चित्र बनाना था, न कि ये बनाना। अगला क्वेश्चन देखना कि क्लोनिंग स्वाह किसी एक की विशेषता बताइए। क्लोनिंग स्वाह का मतलब होता है विद्यार्थियों, क्लोनिंग जब करते हैं तो इसका मतलब है कि एक ही समय में अधिक पीढ़ियों का क्या करना? अधिक पीढ़ियों का उत्पन्न करना, अधिक पीढ़ियों का उत्पन्न करना, ये इसका उत्तर होता है, ठीक है ना। क्लोनिंग स्वाह का मतलब होता है एक समय में अधिक पीढ़ियों का उत्पन्न करना। ऐसे भी जीन होते हैं, ऐसे भी जंतु होते हैं। और दूसरी यदि बात करें तो ये वाक वर्ण योग्य चिन्हित करते हैं, ये रूपांतरण के अंदर उसकी पहचान को छिपा देते हैं, ठीक है ना। और अरूपांतरित समय पहचान को छिपा देते हैं और रूपांतरित के समय अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि आपका अगला क्वेश्चन से अमीबाता रोगजनक का नाम लिखिए। अमीबाता रोगजनक का नाम आपने सुना भी होगा, एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका, ठीक है ना। ये इसका रोग का नाम है, ठीक है ना। और इसमें विद्यार्थियों रोग के 2 लक्षण कौन कौन से? तो इसमें मुख्यतः पेट दर्द होता है। क्या होता है? पेट और उल्टी होना, या पेट के अंदर ऐठन आता। और संक्रमण के 2 स्रोत क्या है? तो 2 स्रोत विद्यार्थियों, एक तो आपका दूषित पानी होता है, क्या होता है? दूषित पानी होता है, और एक होता है शहद दूषित वायु। इनके ये मुख्यतः क्या होते हैं? सोर्स होते हैं इन्फेक्शन के, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या विद्यार्थियों? अगला क्वेश्चन ये आपके तनुतापी जीव किसे कहते हैं? जैविक अनुक्रिया, या फिर इसमें आपको मैं एक अलग से और वीडियो बनाऊंगा विद्यार्थियों। तो आज का जो आपका बायोलॉजी का पेपर था, वो बायोलॉजी का पेपर आपके किस प्रकार क्वेश्चंस आए हैं, किस प्रकार नहीं आए हैं, आपने देखे होंगे। लेकिन विद्यार्थियों एक मैं और बात कहना चाहता हूं कि पेपर चाहे कैसा भी हो, लेकिन अपना अगला टारगेट है वो बहुत मजबूत, बहुत जिज्ञासा के साथ, ठीक है ना। लेकिन हमारे बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल पर आपको समय समय पर बहुत सारी क्लासें मिलेगी विद्यार्थियों। आगे हम इस चैनल पर CUET, ठीक है ना, और ये जो नर्सिंग वगैरह इसमें जो क्लासें होती है आपके, या फिर जेट वगैरह एग्रीकल्चर वालों का आगे पेपर सॉल्व करवाऊँगा मैं। याद रखना विद्यार्थियों, कोई भाईचाई वगैरह हो तो उसको बता देना कि इस पर सॉल्व होगा। तो सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः मैं एसपी सर बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। विद्यार्थियों एक बार लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।